हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं संजीवनी शिंदे। मैं आज लेकर आई हूँ आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से अगला पाठ, यानी पहली इकाई का दूसरा पाठ, बूंदे। चलो बच्चों, हम देखेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक की कविता बूंदे के बारे में। देखो बच्चों, पहले हम कविता देखेंगे। यहाँ दिया है कि सुनो और गाओ, यानी पहले गाते वक्त सुनो और फिर खुद भी गाने की शुरुआत करो। तो कविता का नाम है बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। और इस कविता के रचयिता यानी कवि है रोहिताश अस्थाना। बच्चों, अब मैंने कविता लय में पढ़ी है, आप भी इसे लय में पढ़ना सीखो तो कविता कंठस्थ करने में आसान हो जाता है। चलो बच्चों, अब हम कविता को समझा लेंगे। पहले कविता की दो पंक्तियां पढ़ेंगे और उसके साथ साथ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी देखेंगे। देखो बच्चों, अगर आपने पाठ्यपुस्तक खोली है तो अपने हाथ में पेंसिल भी लेकर रखो। जिन शब्दों के अर्थ मैं तुम्हें बताऊंगी, उन शब्दों के अर्थ अगर उस जगह पर आपने रेखांकित करके लिखे तो आपको यह सब का जो फिर कविता समझ लेना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब मैं पढ़ा रही हूँ तब तो आपको लगता है कि बहुत आसान है कविता, लेकिन कैसे है ना, थोड़ी देर जाने के बाद, इसको भूल जाने के बाद अगर फिर बाद में पढ़ने लगोगे तो कठिन शब्द का अर्थ पास में होना जरूरी है। तो हम कविता की दो पंक्तियाँ पढ़ेंगे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर आती बूंदे। यानी कवि कहते हैं कि धरती पर बूंदे आती है। जो देखो, अब भी बारिश का मौसम शुरू है तो बूंदे जब आती है तो उनकी एक आवाज़ आती है। तो कवि कहते हैं कि बूंदे कैसी आती है, रिम झिम गाते हुए आती है। और कहाँ तक पहुँचती है, धरती तक पहुँचती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। और बूंदे जब धरती पर पहुंचती है, हम भी देखते हैं कि जब गर्मी के दिन होते हैं, मई महीना शुरू होता है, अप्रैल मई में सब सूखा सूखा हो जाता है। आप कहेंगे नहीं, शहर के बच्चे कहेंगे नहीं कि हमारे बाग बगीचे तो हरे भरे रहते हैं। गांव के बच्चे बोलेंगे कि नहीं, हमारे खेतों में हरियाली दिखाई देती है। हाँ, देती है, लेकिन बागों में जब माली उस बाग की देखभाल करता है, इसके लिए वह हरी भरी रहती है। और खेतों में किसान उसकी देखभाल करता है, इसलिए वह हरा भरा रहता है। लेकिन जिस जगह की कोई मैदानों में कोई उसका ध्यान नहीं देता है, ऐसी जगह रूखी हो जाती है। जब बारिश की बूंदे धरती तक पहुंचती है तो धरती पर बदलाव आने लगता है। वो कौन सा है, खेतों बागों मैदानों में, खेतों में, बागों में, मैदानों में हर जगह हरियाली फैलाती है। कौन फैलाती है सब हरियाली, बूंदे फैलाती है। अगली पंक्तियां, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। देखो, कवि कहते हैं कि यह बूंदे कहाँ मिल जाती है, सागर के लिए मैंने यहाँ शब्द दिया है दूसरा, समुद्र। धरती से, यानी धरती पर जब बूंदें पड़ती है तो सब इकट्ठा होती है और
धरती से नालों नदियों में और सागर में, यानी पास में जहाँ बूंदें गिरी है उस धरती के पास, अगर उस धरती पर पास में नाला है तो नाले में जाकर मिलती है, उस धरती के पास नदी है तो नदी में जाकर मिलती है, उस धरती के पास समुद्र है तो समुद्र में जाकर वह बूंदें मिलती है। तो बूंदें तीसरी लाइन में क्या करती है कि धरती पर गिरने के बाद नालों में, नदियों में या समुद्र में जाकर मिलती है। अगली पंक्तियां देखेंगे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, यानी कवि कहते हैं कि देखो, हमने देखा कि थोड़ी महीने पहले, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने में हम गर्मी से तड़प रहे थे। तो गर्मी से तपते यानी गर्म होते हुए लोग जो है उनको बूंदें क्या देती है? शीतलता देती है। शीतलता यानी ठंडक, तो शीतल यानी ठंडक। तो देखो बच्चों, बूंदें जो है वह तपते लोगों को राहत देती है। अब अगली पंक्ति देखेंगे। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। देखो कवि कहते हैं, यहाँ मैंने मेंढक का अर्थ दिया है दादुर, और पपीहे का अर्थ है कोकिला, और हर्षाना यानी खुश होना। मेंढक जो देखो कविता में भी दिखाई देता है, चित्र में जो है ना, यहाँ एक कोने में 2 मेंढक बैठे हुए हैं, मोर नाच रहा है, कोयल और पपीहा डालियों पर बैठे हुए हैं, और ये सब खुश है। मेंढक खुश है, पंछी जो है वह भी खुश है, और नाचता हुआ मोर है तो वो भी खुश है। ये सब किस कारण खुश हुए हैं? क्योंकि उन्हें शीतलता मिली है। जैसे लोगों को, मानव को शीतलता मिली है गर्मी से, बूंदे आने के बाद ठंडक मिली है, वैसे ही इन मोर, पपिया, मेंढक, इन सबको भी शीतलता मिलने के कारण वह उनके सब के मन को बूंद ने हर्षाया है। हर्षाना यानी खुश करना, यानी कवि कहते हैं कि शीतलता पहुंचने के कारण मोर, पपीहा और मेंढक सब पशु पक्षी जो है वह खुश हो गए हैं। यानी बूंद क्या करती है? सबको खुश करने का काम करती है। अब अंतिम 2 पंक्तियां देखनी है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। अंतिम 2 पंक्तियों में क्या कर रही है बूंदे? तो पुरवाई के रथ पर, ऊपर कोने में रथ दिखाई दे रहा है देखो, और रथ के बीच में बूंद बैठी हुई दिखाई देती है। तो जो घोड़े लगाए हुए हैं उस रथ को, वह रथ जो है पूरब से निकला हुआ है। पुरवाई का मतलब पूर्व दिशा से बहने वाली हवा। पुरवाई का मतलब होता है पूर्व दिशा से निकलने वाली हवा। देखो, इठलाना यानी एंट करना, यानी नखरे दिखाना, और पुरवाई यानी पूर्व दिशा से बहने वाली हवा। तो पूर्व दिशा से बहने वाली हवा के रथ पर बैठकर बूंद क्या कर रही है? सबको नखरे दिखा रही है, और सब हंसती है, वह मुस्काती है, वह यानी वह दूसरों को खुश करती है और खुद भी खुश होती है। इस प्रकार इस कविता में कवि ने दिया है कि बारिश की बूंदें जब आती है नीचे, आकाश से नीचे आती है, तो क्या क्या बदलाव होता है, किसको किसको सुख पहुंचता है, और ये बूंदें क्या क्या करती है, यह इस कविता में कवि ने बताया है, जो मैंने आपको अभी अभी समझा दिया है। देखो बच्चों, यह कविता मैंने स्पष्ट कर दी है। आपको बार बार इस कविता को पढ़ना चाहिए, और पढ़ते वक्त यहाँ जो इस स्लाइड पर जो कठिन शब्द दिखाई दे रहे हैं, जैसे सागर का अर्थ है समुंदर, शीतल का अर्थ है ठंडक, मेंढक का अर्थ है दादुर, पपीहा का अर्थ है कोकिला, हर्षाना का अर्थ है खुश करना, इठलाना यानी एंठ दिखाना या नखरे दिखाना, पूर्वाई यानी पूर्व दिशा से बहने वाली हवा, इन सब को
याद रखकर या अपनी पाठ्य पुस्तक में कविता के पास में पेंसिल से लिख कर रखो और दोबारा कविता पढ़ो तो आपको कविता अच्छे से समझ आएगी। देखो बच्चों, यहाँ मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इसके साथ साथ इस कविता के साथ जो भी लेखन कार्य है वह भी मैं साथ में दे रही हूँ। आप उसे ध्यान से पढ़ो और अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। तो आगे हम देखेंगे इस कविता में आए लय युक्त शब्द। लय युक्त शब्द यहाँ क्या बोला है कि कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर सुनाओ। तो लयात्मक शब्द मैं यहाँ दे रही हूँ। जैसे आती, पहला शब्द मैंने लिया है आती। तो कविता में जितने भी शब्द है जिसके अंत में ती है वो सब एक लयात्मक शब्द हो गए। इसके लिए आती, आती के बाद इठलाती, इठलाती के बाद हर्षाती, हर्षाती मुस्काती, मिल जाती, ये शब्द हो गए जो है ये शब्द हो गए लय युक्त शब्द, यानी एक ही लय वाले शब्द। तो इनको आपके नोटबुक पे लिख कर रखो। फैलाती भी है, पहुंचाती भी है। इस प्रकार ये लय युक्त शब्द आपको याद रखने हैं। और इसके बाद कविता के नीचे एक प्रश्न पूछा गया है कि बूंद क्या क्या करती है, यह आपको समझाना है। देखो, हर पंक्ति में एक कार्य बूंद का दिया है। आप अगर उसको ध्यान से कंठस्थ करोगे कविता को तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो भी मैं यहाँ वाक्यों में इसका उत्तर तैयार करके दे रही हूँ, जो आप पढ़िए और उसको अच्छी तरह से याद रखिए। रिम झिम गाते हुए बूंदे धरती पर आती है। प्रश्न पूछा है बूंदे क्या क्या करती हैं। तो बूंदे रिम झिम गाते हुए धरती पर आती है। खेतों बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, यानी खेतों बागों और मैदानों में हरियाली फैलाने का काम बूंदे करती है। धरती से नालों नदियों सागर में, धरती से नाले नदियों सागर में मिल जाती बूंदे, यानी धरती से नालों नदियों या सागर में मिल जाने का काम भी बूंदे करती है। गर्मी से तपते लोगों को ठंडक देने का काम बूंद करती है। मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल, इन सब का मन खुश करती है बूंदे। और पूर्व दिशा से बहने वाली हवा के रथ पर चढ़कर नखरे दिखाती और हंसती हुई आती है बूंदे। इस प्रकार बूंदे अपना काम करती है। तो देखो, यह कविता के जो कविता के नीचे जो दो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर मैंने लिखवा दिए हैं। अच्छे से उसको कंठस्थ करो तो आपको परीक्षा में सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। इसके साथ साथ मैंने कुछ पर्यायवाची शब्द निकाले। पर्यायवाची यानी कैसे होता है कि एक शब्द उसके एक से ज़्यादा 2, 3, 4 जो पर्याप्त शब्द दिए जाते हैं, यानी उसी अर्थ के शब्द दिए जाते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, प्रतिशब्द कहते हैं। तो वैसे इस कविता में कुछ है शब्द जो मैंने दिए हैं, वह भी आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख कर रखो। धरती का प्रतिशब्द है अवनी या वसुंधरा। बाग का प्रतिशब्द है बगीचा, बगिया या उद्यान। नदी सरिता, तरंगिनी। सागर समुद्र, जलधि, सिंधु। मेंढक का दादुर, भेका या मंडूक। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द भी आते हैं। देखो बच्चों, इस प्रकार मैंने यह बूंदे कविता पढ़ाई है, उसके साथ साथ उसका पूरा स्वाध्याय किया है, पर्यायवाची शब्द भी दिए हैं और इस जगह इस तरह यह कविता समाप्त होती है। बच्चों, लेखन कार्य जो है वह आप अपनी नोटबुक में अच्छे से ठीक से करते जाओ। तो देखो बच्चों, अगले पाठ के लिए योग्य चुनाव। अगला पाठ है अपनी पाठ्यपुस्तक का योग्य चुनाव। इसे लेकर मैं जल्द ही वापस आ रही हूँ। तब तक इंतज़ार करना।
धन्यवाद बच्चों।